हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडीज इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान। तो पॉलिटी सीरीज में हमने लोकसभा में पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है और उसी सीरीज में आज हम कवर करेंगे पार्ट 3। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये लोकसभा के अंतर्गत हमारा पार्ट 3 हम कवर करेंगे। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है टॉपिक ये। इसमें आज हम सिर्फ एक टर्म को क्लियर करेंगे, लेकिन वो जो एक टर्म को क्लियर करने में काफ़ी जो बुक्स हैं, आपको काफ़ी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि वीडियो में आपको पूरा जो समझा दिया जाए कि जो आपके लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन है वो कैसे होता है, परिसीमन आखिर होता क्या है, यानी कि डिलिमिटेशन ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ध्यान से ये वीडियो को समझिएगा और देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि जो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि लोकसभा की जो पावर्स है, शक्तियां एवं कार्य क्या है, और पहली वीडियो में हमने जो लोकसभा के बारे में जो बेसिक चीजें थी वो कवर की थी। तो लोकसभा के अंतर्गत इसके बारे में जो बताया गया है वो आर्टिकल हमने अभी तक जो कवर किया है वो क्या है, आर्टिकल 81(1). तो अगर किसी को याद हो तो वो जल्दी से कमेंट करके बताए कि जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 81(1) क्लोज 1, इसमें हमने क्या पढ़ा था, आपको याद दिला दो। इसमें हमने इसके अंतर्गत दो जो सब क्लोज हमने इसमें डिवाइड किए थे, 81(1)(a) और 81(1)(b। चलिए मैं ये बता देती हूँ अगर आपको अभी तक याद नहीं आया है। तो हमने इसमें देखा था कि जो लोकसभा का जो लोकसभा में टोटल जो सीटें हैं उनमें का आवंटन कैसे होता है, मतलब जो टोटल हमारी लोकसभा सीटें मैक्सिमम कितनी हैं, 552। जो 552 सीटें हैं उसमें कितनी आपकी कौन से कितने आपके राज्यों को दी जाती है और कितनी जो है आपकी यूनियन टेरिटोरीज यानी कि जो संघ शासित प्रदेशों की जो सीटें उन्हें मिलती हैं। तो ये सब चीजें आपके बताई गई है आर्टिकल 81(1) में। और आर्टिकल 81(1) अभी तक सिर्फ हमने कवर किया है और उसका जो आगे का पार्ट है यानी कि आर्टिकल 81(1), 81(2) और 81(3) और साथ ही आर्टिकल 82, तो ये हम आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर जो ये परिसीमन है या डिलिमिटेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वो आखिर है क्या। तो हमने शुरुआत में देखा था कि जो लोकसभा में जो सीटें होती हैं, लोकसभा के जो सदस्य बनते हैं, मेंबर बनते हैं, वो कौन होते हैं। वो जो मेंबर होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं, वो विभिन्न राज्यों से आते हैं, विभिन्न जो संघ शासित प्रदेश है, यूटीज है हमारी, वहां से आते हैं और वो अपने अपने राज्यों को, अपने अपने संघ शासित प्रदेशों के जो क्षेत्र है, निर्वाचित क्षेत्र है, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, कहाँ, लोकसभा में। तो ये हमने पहले किया था कि लोकसभा सदस्य कौन है। आखिर लोकसभा सदस्य वही है जो अपने अपने क्षेत्रों से आए हैं और अपने अपने क्षेत्रों का जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं लोकसभा में आकर। अब परिसीमन इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब जो लोकसभा सदस्य अपने अपने राज्य या जो यूटीज है, संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटोरी से आए हैं और इनमें जो निर्वाचन क्षेत्र है, इनके जो कोई भी एक राज्य, मान लीजिए कोई भी पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कोई भी राज्य ले लीजिए और मान लीजिए उसके जो क्षेत्र है उसको एक राज्य को 4 क्षेत्र में हमने डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही कोई यूटी ले लीजिए, आपकी दिल्ली ले लीजिए, आपकी पौंडीचेरी, कोई भी ले लीजिए, और इस यूटी को हमने 2 अगर निर्वाचन क्षेत्र में क्या है डिवाइड कर दिया है। तो ये जो अगर हम राज्य की पहले बात करें तो एक राज्य को इन 4 निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है और इन चारों निर्वाचन क्षेत्रों में जब चुनाव होंगे तो यहाँ से लोगों के द्वारा वोटिंग करके अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो है चुना जाता है इन 4 निर्वाचित क्षेत्रों से। और ये जो 4 निर्वाचित क्षेत्र है अपने आप को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, आगे कहाँ करेंगे, लोकसभा में, यानी कि जो वो लोकसभा सदस्य जो चुनकर 4 यहाँ से आएंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे इन 4 क्षेत्रों को। तो परिसीमन और कुछ नहीं है, परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन का अर्थ है कि विभिन्न राज्यों को, विभिन्न संघीय शासित प्रदेशों को कुछ निर्वाचित क्षेत्रों में, कुछ क्या मतलब ऐसे निर्वाचित क्षेत्रों में डिवाइड कर देना जिससे कि इन निर्वाचित क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो कहाँ हो सके, आपके लोकसभा में हो सके।
तो परिसीमन क्या समझ गए होंगे, मतलब परिसीमन का मतलब है कि प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो देश के किसी भी भाग में रहता हो, तो प्रत्येक नागरिक को समान जो रिप्रेजेंटेशन, समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए आपके लोकसभा में। किसके माध्यम से मिलेगा? इन प्रतिनिधियों के माध्यम से मिलेगा जो इन निर्वाचित क्षेत्रों से जो है चुनाव जीत कर आएंगे। तो परिसीमन से हम क्या करते हैं? डिमिलिटेशन से राज्यों को विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों में डिवाइड कर लेंगे। इन निर्वाचित क्षेत्रों में डिवाइड कर लेंगे ताकि एक जो आपका निर्वाचित क्षेत्र से जितने भी लोग यहाँ पर इसे वोट करेंगे, उन जो लोग यहाँ पर वोट करेंगे, जो इस निर्वाचित क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग आएंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ होगा? आपके लोकसभा में होगा। तो इस तरह जो है विभिन्न राज्यों के माध्यम से, विभिन्न संघ शासित प्रदेश या यूटीज के माध्यम से जो प्रत्येक नागरिक को एक समान जो रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है आपके लोकसभा में। तो इसलिए इसे कहा भी जाता है लोकसभा, यानी कि लोगों की सभा, यानी कि सभी को समान जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है आपके लोकसभा में। तो ये है आपके परिसीमन या डिलिमिटेशन का अर्थ। तो समझ गए होंगे अब। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो आपका परिसीमन का जो सिद्धांत है आखिर है क्या? प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन, कि आखिर परिसीमन का सिद्धांत आखिर बनाया क्यों गया। तो वैसे तो अब मैक्सिमम मैं बता ही चुकी हूँ कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो एक बार और देख लें आर्टिकल में कि कौन से आर्टिकल में जो है इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें के बारे में बताया गया है आपके आर्टिकल 81(2). आर्टिकल 81(2) में इसके बारे में बताया गया, और इसमें आपके जो है दो प्रिंसिपल्स या दो सिद्धांत जो है दिए गए हैं। एक तो यही है जो भी हमने बात की है कि जो प्रत्येक राज्यों को जो है क्या है निर्वाचित क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन ध्यान ये रखा जाता है कि जैसे कि एक राज्य में जो आपके निर्वाचित क्षेत्र डिवाइड कर दिए कि 4 या 5, और उन निर्वाचित क्षेत्रों के अंतर्गत जितनी जनसंख्या आ रही है, जितनी जनसंख्या को वो निर्वाचित क्षेत्र कवर करेंगे, उसका जो रेशो है, अनुपात है, वो पूरे देश में एक समान होना चाहिए। मतलब कि अगर एक राज्य में 1 करोड़ की जनसंख्या पर कोई एक जो निर्वाचित क्षेत्र बना रहे हैं आप, तो प्रत्येक राज्य में जो है ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने 10-10 लाख की जनसंख्या पर कई सारे निर्वाचित क्षेत्र हैं आपने राज्यों में बना दिए। मतलब एक जो रेशो है, वो अनुपात जो है सभी राज्यों में इक्वल होना चाहिए। ये आपके इसमें कहा गया है कि क्या सिद्धांत आपका परिसीमन में होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ठीक है, आपने क्या किया कि 1 करोड़ की जनसंख्या पे आपने क्या कि किसी राज्य में अगर 1 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें आपने 5 निर्वाचित क्षेत्र डिवाइड कर दिए। मतलब अगर 1 करोड़ जनसंख्या आपके राज्य में मिलेगी तो आपको टोटल 5 निर्वाचित क्षेत्र देंगे, यानी कि 5 निर्वाचित क्षेत्रों से जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे वो आपके लोकसभा में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जिस राज्य में 1 करोड़ की जनसंख्या होगी वहां से लोकसभा की जो सीटें होगी टोटल कितनी होगी? 5 सीटें होगी, क्योंकि ये 5 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ से चुने जाएंगे। मान लीजिए अगर किसी राज्य में जो है जनसंख्या कितनी हो गई? 4 करोड़ हो गई। तो 4 करोड़ की जनसंख्या पर अब यहाँ पर कितने निर्वाचित कितने जो है रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे? यहाँ पर कितने निर्वाचित क्षेत्र होंगे जहां जिससे आपके रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे? तो वो कितने होंगे? 5 × 4 यानी कि 20 जो है आपके टोटल निर्वाचित क्षेत्र होंगे, जिनसे 20 जो है रिप्रेजेंटेटिव आपके लोकसभा के लिए चुने जाएंगे। तो ये जो आपका रेशियो है आप ध्यान रखिए। जैसे एक राज्य में 1 करोड़ की जनसंख्या थी तो 1 करोड़ की जनसंख्या पर 5 सीटें थी, लेकिन अगर 4 करोड़ की जनसंख्या हो गई तो कितनी हो गई? 5 × 4 20 आपके जो है निर्वाचित क्षेत्र हो जाएंगे, जहां से वो आपके लोकसभा सदस्य रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे। तो ये जो रेशियो है ये इक्वल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब मान लीजिए ऐसे भी आपके राज्य है जहाँ की जो जनसंख्या है बहुत कम है, जैसे सिक्किम है, गोवा है, जो आपके छोटे राज्य है, छोटे जो आपके संघ शासित प्रदेश हैं, इनमें पहले ही इनकी जो जनसंख्या है वो कम होगी। तो ऐसे राज्यों में अगर हम ये जो आंकड़ा लगा दे 1 करोड़ वाला जो लगा देंगे तो आप खुद सोच सकते हैं, तो इससे तो जो उनको सीटें मिलेगी कि निर्वाचन क्षेत्र के लिए, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के जो सीटें मिलेगी वो ना के बराबर होंगी, है ना। तो उसके लिए आपकी एक एक्सेप्शन रखी गई है, उसके लिए आपका एक प्रावधान किया गया। वो क्या गया आपका 31
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 31 जो आपका संविधान संशोधन हुआ, और वो हुआ आपका 1973 में। और इसमें एक्सेप्शन रखी गई कि जो आपके छोटे राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश है, जिनकी संख्या 60 लाख से कम है, उन पर जो ये आपकी जो स्थिति है वो नहीं रहेगी, उन पर ये जो कंडीशन है लागू नहीं होगी कि अगर आपकी जो जनसंख्या है 1 करोड़ है तभी जो है आपको जो इतने निर्वाचित क्षेत्र जो है वो मिलेंगे। तो यह है कि ताकि सब में जो रेशो है इक्वल हो से बना सके, रेशो पूरे देश में इक्वल हो सके, सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिल सके, और सभी राज्यों को जो है रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में मिल सके, चाहे जो उनकी जनसंख्या कम बेशक हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन, उन्हें प्रतिनिधित्व जरूर मिलना चाहिए आपके लोकसभा में। इसलिए ये आपका जो प्रावधान है आपके 31st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया। तो एक तो आपका ये प्रिंसिपल है परिसीमन के अंतर्गत, और दूसरा ये है कि जो आपके एक राज्य में या एक संघ शासित प्रदेशों में जो विभिन्न जो आपके निर्वाचित क्षेत्र, लोकसभा के लिए निर्वाचित क्षेत्र जो डिवाइड किए जाते हैं, तो एक राज्य के अंतर्गत जितने भी मान लीजिए 4 है, 5 है, 3 है, तो 3, 4, 5 जितने भी निर्वाचित क्षेत्र होंगे, लेकिन उसके अंतर्गत जो जनसंख्या आएगी वो इक्वल होनी चाहिए। मतलब मान लीजिए जो हमने 1 करोड़ की, अगर हम इसी की बात करें कि जो आपके 5, चलिए लगा लीजिए, तो 20 जो है आपके निर्वाचित क्षेत्र हैं किसी एक राज्य में, लगा लीजिए कि 20 जो है आपके निर्वाचित क्षेत्र जो है चुने गए हैं, लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र चुने गए हैं। तो इन 20 जो आपके निर्वाचित क्षेत्र हैं, इन सभी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों में से यह कंडीशन जरूरी है कि इन सभी में जो जनसंख्या होगी, पॉपुलेशन होगी, वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि सभी में जो है 1-1 करोड़ की जनसंख्या होनी चाहिए। 1 करोड़ की जनसंख्या से एक जो आपका रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा जो आगे जो है आपको लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रेशो है जो है आपका राज्य के अंतर्गत जो आपके निर्वाचित क्षेत्र चुने जाएंगे, तो प्रत्येक राज्य में आपके, ये राज्य के अंतर्गत बात कर रही हूँ, पूरे देश की बात नहीं कर रही हूँ, कि एक राज्य या जो आपके संघ शासित प्रदेशों में जितने आपके लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र चुने जाते हैं उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए पॉपुलेशन के लिए सभी निर्वाचित क्षेत्रों के अंतर्गत। तो ये है आपका सेकंड प्रिंसिपल, डिलिमिटेशन या परिसीमन का। क्लियर? और ये इन दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं, कंडीशंस हैं, इनके बारे में आपका बताया गया है आर्टिकल 81(2) में। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक और चीज जो आपका परिसीमन होता है, डिलिमिटेशन होता है, ये कब होता है? जब आपका पॉपुलेशन सेंसस होता है, आपकी जनगणना होती है। और जनगणना कब होती है? मतलब हर 10 साल के बाद जो है आपकी जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती है। तो हर 10 साल के बाद जब आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, जनगणना होगी, तो उसके बाद जो है आपका परिसीमन किया जाता है। यानी कि विभिन्न जो आपके राज्य हैं, उन राज्यों का निर्धारित किया जाता है कि किसी एक राज्य को लोकसभा के लिए कितने जो निर्वाचित क्षेत्र हैं मिलेंगे, यानी कि किसी एक राज्य से कितने लोकसभा सदस्य चुने जाएंगे, और वो जो 4 चुने जाएंगे, यानी कि उस राज्य में 4 निर्वाचित क्षेत्र जो है बना जाएंगे, और उसमें कितनी जो पॉपुलेशन है उसका रेशो क्या होगा। तो ये जो डिसाइड होता है प्रत्येक जनगणना या पॉपुलेशन जो सेंसस होगा उसके बाद किया जाना निर्धारित हुआ था। लेकिन आगे हुआ क्या, ये समझ लें। उससे पहले हम देखते हैं कि जो आपका आर्टिकल 82 है, तो आर्टिकल 81(2) के बारे में तो हमने देख लिया कि इसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। लेकिन जो आपका आर्टिकल 82 है, इसमें यही कहा गया, जो भी हमने बात की गई कि प्रत्येक जनगणना के बाद जो आपके हर 10 साल के बाद जो पॉपुलेशन काउंटेड होती है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, तो उसके बाद जो है आपका लोकसभा के लिए लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्र जो है प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ शासित प्रदेशों में निर्धारित किए जाएंगे कि किसी राज्य को अब हम कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र देंगे, और उसके अंतर्गत कि कितनी जो जनसंख्या है वो अब आएगी। तो ये प्रत्येक जनगणना के बाद होना था, और इसके लिए जो है एक अथॉरिटी या जो प्राधिकारी को नियुक्त किया जाता है, और जो अथॉरिटी या प्राधिकारी वो ये डिसाइड करेगी आपका निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं? परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन। क्लियर? और इसके बारे में ये जो बताया गया है वो बताया गया है आर्टिकल
टू में। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आगे आएगी कि जो विभिन्न, हमने डिसाइड तो कर लिया कि ठीक है आपके प्रत्येक जो जनगणना के बाद आप जो है डिसाइड करेंगे हमारे लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र, लेकिन प्रॉब्लम आगे आएगी जब 1971 में तक जो है आपका ऐसा चलता रहा कि पहले जो जैसा चला आ रहा था कि जैसे ही आपकी पॉपुलेशन काउंटिंग पूरी हुई 10 साल के बाद, तो आप क्या करेंगे, लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र को फिर से पुनर्निर्धारित कर लीजिए। तो 1971 तक ऐसा कॉन्टिन्यूअस चलता गया। तो लेकिन 1971 में आकर ये जो प्रक्रिया थी आपके पॉपुलेशन काउंटिंग के बाद आपके परिसीमन करने की, ये जो प्रक्रिया थी एक तरह से रुक गई। क्यों रुक गई? तो 1952 में आपके भारत सरकार ने क्या किया था, आपकी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न जो पॉलिसीज लेकर आए ताकि जो पॉपुलेशन को, हमारी बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके इसलिए कई नीतियां लेकर आए, लेकिन इन नीतियों का खासा प्रभाव हमारे नॉर्थ इंडिया पर नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारा साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत पर उन्होंने जो ये नीतियां हैं काफी अच्छे से अपनाए और उनकी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल भी हुई। लेकिन जो हमारा नॉर्थर्न इंडिया है, उत्तरी भारत है, वहां की जो पॉपुलेशन है लगातार बढ़ती रही और इस कारण देखा गया कि अगर अभी भी ये नीति अपनाई जाए कि जनगणना के बाद है हम डिसाइड करेंगे कि कितने जो लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है किसी राज्य से चुने जाएंगे, तो इस आधार पर, तो क्योंकि नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन कंट्रोल आपकी साउथ इंडिया ने कर ली है लेकिन नॉर्थ इंडिया ने नहीं की है। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है, परिसीमन के आधार पर हम अगर लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र का निर्धारण करते हैं तो संभवतः ऑटोमेटिकली उन्हें जो क्या है, ज़्यादा लोकसभा सीटें, ज़्यादा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र जो है नॉर्थ इंडिया को मिलेगी और इससे नॉर्थ इंडिया के जो लोगों का ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो जाता है आपके लोकसभा में। तो इसलिए इस नीति को, परिसीमन की नीति को आपके सस्पेंड कर दिया गया 1971 में है। और इसको कब सस्पेंड किया गया? 1975 में क्या है, आपका नेशनल इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगी थी। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा एक पॉलिसी बनाई गई, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जो कब आई आपकी 1976 में, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। इसके बाद जो है आपका यह डिसाइड कर लिया गया कि हमें हमारा जो परिसीमन का जो हमने सिद्धांत लेकर आए थे, इसका हमारा मेन प्रिंसिपल यही था कि सभी लोगों को समान रिप्रेजेंटेशन आपका लोकसभा में मिले। और अगर ऐसा हो गया कि नॉर्थ इंडिया के लोगों को अब ज्यादा सीटें मिल रही है लोकसभा में, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए 1976 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के माध्यम की घोषणा के आधार पर 1971 तक, मतलब 1971 जो है अब निर्धारित कर दी गई कि 1971 में जितना आपका परिसीमन हो गया, डिलिमिटेशन हो गया, आपका राज्यों को जितनी आपकी सीटें दी गई उनकी जनसंख्या के आधार पर कि उनको कितनी लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में किसी राज्यों को डिवाइड किया जाएगा, तो ये हो गया 1971 की बात, चाहे आपकी हर 10 साल बाद 1981 में, 1991 में, 2001 में, चाहे हर 10 साल बाद आपकी जनगणना होती रहेगी, लेकिन जनगणना के साथ अब आपका जो परिसीमन है, डिलिमिटेशन है, वो अब नहीं होगा। यानी कि राज्यों को कितनी लोकसभा सीटें दी जानी है उसका दोबारा जो निर्धारण है अब वो नहीं होगा, अब वो सस्पेंड कर दिया गया और 1971 को जो है आपका फिक्स कर दिया गया कि 1971 के बाद अब कोई जो है परिसीमन या डिलिमिटेशन नहीं होगा। क्लियर? तो समझ आ गया कि अभी भी हम क्यों फॉलो कर रहे हैं 1971 के आधार पर ही। 1971 हमारा अभी तक क्यों बेस बना हुआ है कि जो आपका किसी राज्य को कितनी लोकसभा सीटें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेगी, अभी भी 1971 को ही हम इसका बेस क्यों मानते हैं। आगे देखते हैं कि ठीक है, ये सब हो गया, 1971 को अब हम मानते हैं। उसके बाद 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसके माध्यम से आपका जो आर्टिकल 81(3) है और आर्टिकल 82 है, तो इन दोनों जो आपके आर्टिकल्स में थोड़ा जो एडिशन किया गया, इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और इसके माध्यम से कहा गया कि इस संविधान संशोधन के माध्यम से कि ठीक है 1971 को आप सस्पेंड कर दिए कि 1971 के बाद कोई परिसीमन नहीं होगा, लेकिन अब आप कुछ डिसाइड तो करना था कि कब तक ऐसा चलता रहेगा,
कब तक हम 1971 को ही एक बेस ईयर मानते रहेंगे आपके, कि यहाँ तक आपका जितना परिसीमन हो गया लोकसभा सीटें जिस राज्य को मिलनी थी मिल गई, अब आगे वो है हम पुनर्निर्धारण नहीं करेंगे। तो ऐसा तो नहीं चल सकता था, इसलिए डिसाइड किया गया इस संविधान संशोधन के माध्यम से कि 2000 के बाद जब आपका पहली जनगणना होगी, यानी कि 2000 के बाद जब आपका पहला पॉपुलेशन सेंसस होगा, पॉपुलेशन काउंटिंग होगी, उसके बाद पहली जनगणना पर दोबारा से आपका जो है परिसीमन या डिलिमिटेशन होगा, यानी कि फिर से निर्धारित किया जाएगा कि किस राज्य को या किस संघ शासित प्रदेशों को कितनी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र या लोकसभा में जो सीटें हैं, रिप्रेजेंटेशन है, वो मिलेगा। तो ये आपका कहा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और इसी के माध्यम से आपके ऐड किए गए आपके 81(3) और 82 में संशोधन करके ऐड ये कर दिया गया। और इसमें कहा गया कि 2000 के बाद जो पहली जनगणना होगी, तो अपने आप बता सकता है कोई कि 2000 के बाद पहली जनगणना कब हुई होगी? तो प्रत्येक 10 साल के बाद होती है। तो 1971 में हुई थी, तो उसके बाद कब हुई होगी? 81 में, फिर 91 में, 2001 में। तो यानी कि जब 2001 में जनगणना होगी, उसके बाद जो है आपका दोबारा से परिसीमन किया जाएगा। लेकिन जब आपका साल 2000 आ गया, ठीक है, तो साल 2000 आ गया क्योंकि आपने पहले कहा था कि 2000 जब साल आ जाएगा तो उसके बाद पहले जनगणना के बाद परिसीमन करेंगे। तो अब आप परिसीमन करिए, डिलिमिटेशन करिए। लेकिन तब भी जो हमारी भारत सरकार है इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पॉपुलेशन जो है आपका काफी ऊपर नीचे था। हमारी नॉर्दर्न जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा थी, और फिर से वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाता सभी नागरिकों का, सभी सिटीजन्स का हमारी लोकसभा में। और इसीलिए फिर से आपका संविधान संशोधन किया गया 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2000 में, और इसके माध्यम से आपका फिर से आर्टिकल 81(3) में जो है आपका संशोधन किया गया। और संशोधन करके जो आपका 2000 तक आपका जो बेस ईयर डिसाइड किया था कि 2000 से हम फिर से क्या करेंगे, अपना डिलिमिटेशन या परिसीमन शुरू कर देंगे, इसे सस्पेंड करके अब इसके स्थान पर कर दिया गया 2026। यानी कि अभी 2026 जब आएगा तो 2026 के बाद जो हमारी पहली जनगणना होगी 2031 में, यानी कि तो हमारा क्या है, हम दोबारा से फिर क्या करेंगे, डिलिमिटेशन करेंगे प्रत्येक राज्य और यूटीज को, दोबारा से उनकी लोकसभा सीटों का जो है निर्धारण होगा। और इसके साथ ही एक और चीज आपके इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ऐड की गई, और वो ऐड की गई कि जो आपका आर्टिकल 82(2) है उसमें ऐड कर दिया गया कि जो आपका निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण जो है 1991 की जनसंख्या के आधार पर होगा। मतलब कि ठीक है, आप जो आपका परिसीमन आयोग या जो आपकी डिलिमिटेशन कमीशन है वो ये तो काम नहीं कर सकते कि प्रत्येक जनगणना के बाद आप किसी राज्य की लोकसभा सीटों का पुनर्निर्धारण करें, तो ये तो आप नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर कर सकेंगे अब कि जो 1991 में जनसंख्या थी उसके आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि जो प्रत्येक राज्य के अंदर, मतलब राज्य के अंतर्गत जो आप किसी राज्य को अगर 5 निर्वाचित क्षेत्र दिए गए हैं तो उन 5 निर्वाचित क्षेत्रों का उसके राज्य के अंतर्गत ही वो पुनर्निर्धारित करेंगे। यानी कि ये आपका कोई मान लीजिए राज्य है और इसे ये 5, 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 निर्वाचित क्षेत्रों में जो है डिवाइड कर दिया। तो इन 5 निर्वाचित क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करना मतलब इसका जो एरिया है वो उन्होंने चेंज कर दिया। पहले ये आपका एरिया बनाया था तो अब क्या कर दिया, ये एरिया बना दिया। पहले एक निर्वाचित क्षेत्र को ये वाला एरिया दिया था तो इसका निर्वाचित क्षेत्र जो है अब वो अलग कर दिया। मतलब राज्य के अंतर्गत ही जो आपके निर्वाचित क्षेत्र है 5, सिर्फ उसके एरिया को जो है आप अलग करेंगे। इसके एरिया को अब कुछ और एरिया में तब्दील कर दिया। एक एरिया पहले यह था जिसके अंतर्गत ये पॉपुलेशन आती थी, लेकिन इसको अब जो है फिर से क्या कर दिया, पुनर्निर्धारित कर दिया कि इस जो एरिया के अंतर्गत अब और पॉपुलेशन आ सकती है। क्योंकि हमने देखा था कि 81(2) में हमारा एक प्रिंसिपल ये था कि राज्य के अंतर्गत आपके जितने भी निर्वाचित क्षेत्र हैं सभी में आपकी इक्वल जो पॉपुलेशन जो है होनी चाहिए, और इक्वल पॉपुलेशन हो इसलिए जो है आपके जो एरिया है निर्वाचित क्षेत्र है उनको पुनर्निर्धारित किया जाना पड़ा।
तो निर्वाचित जो राज्य के अंतर्गत जो निर्वाचित क्षेत्र है उनको पुनर्निर्धारण किया जाए। और यह कहा गया, और कौन सी जनसंख्या के आधार पर, जो 1991 में जो जनसंख्या थी उसके आधार पर जो है राज्य के अंतर्गत ये है आपका निर्वाचित क्षेत्र पुनर्निर्धारित होंगे। लेकिन याद रखिए, राज्य को कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र मिलेंगे इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसमें जो है हम कोई पुनर्निर्धारण नहीं करेंगे, वो वही होगा जो 1971 में था। 1971 में जितने किसी राज्य को है निर्वाचित क्षेत्र मिल गए वो उतने ही रहेंगे। ये अब चेंज होंगे तो कब होंगे? 2026 में ही होंगे। क्लियर? लेकिन उसके बाद फिर से इसमें बदलाव किया गया। और कब किया गया ये बदलाव? ये किया गया 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में। इसमें चेंजेस किया गया और इसमें फिर से चेंजेस किए गए आपके आर्टिकल 82(2) में। और इसमें कहा गया कि जो हमने 1991 में देखा था कि 1991 की पॉपुलेशन के आधार पर हम किसी राज्य में निर्वाचित क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करेंगे, उसे चेंज कर देते हैं। 1991 के स्थान पर अब कर दिया गया 2001, यानी कि 2001 में जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर राज्य के अंतर्गत हम निर्वाचित जो क्षेत्र है उनका पुनर्निर्धारण करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से जो है आपके पूरे परिसीमन जो स्थिति है अभी तक ये चली आ रही है। और जो ये आपका परिसीमन किया जाता था, डिलिमिटेशन होता था 1971 तक होता था, अभी तो वही चला आ रहा है जो 1971 में डिसाइड हुआ था। ये कब होता था? मान लीजिए इस साल हुआ है आपका परिसीमन हुआ है, तो जो डिलिमिटेशन तैयार किया गया है कि किस राज्य को कितनी लोकसभा सीटें जो मिलेंगी, वो जो है डिलिमिटेशन या परिसीमन वो जो अभी लोकसभा चल रही है उस पर लागू नहीं होता। जो अगली लोकसभा आएगी, चुनी जाएगी, जो अगले लोकसभा चुनाव होंगे उसमें उस परिसीमन को या डिलिमिटेशन को जो है लागू किया जाता था। अगर प्रेजेंट की बात करें कि प्रेजेंट में हमारा कौन से जो लोकसभा जो सीटें हैं, लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र है, उसका डिसाइड कैसे होता है, कैसे हम उसे डिसाइड करेंगे कि किसी राज्य को कितनी लोकसभा जो सीटें हैं वो मिलेंगी, कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र मिलेंगे, तो वो आपका है 26 जनवरी 1971। तो हमने देखा 1971 में सस्पेंड हो गया था। 26 जनवरी 1971 को जो डिसाइड हुआ था, जो परिसीमन या डिलिमिटेशन हुआ था कि किसी राज्य को जितने आपकी परिसीमन जो जितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र मिल गए, जितने मिलनी थी सीटें मिल गई। उसके बाद है अभी तक उतनी ही उस राज्य को लोकसभा सीटें मिली हुई हैं, उसमें अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आपका क्वेश्चन आया होगा कि 1971 में कई आपके नए राज्य बने हैं, यूटीज बनी है, यूनियन टेरिटरीज बनी है, तो उनको फिर हम कौन से निर्वाचित क्षेत्र देंगे? तो हमारे भारत जो है, भारत में एक राज्य से जो है आपका अगर दूसरा राज्य जो है, मान लीजिए ये आपका राज्य है और इस राज्य से आपका दूसरा राज्य है निकल गया, और इस पूरे राज्य में आपके टोटल 6 निर्वाचित क्षेत्र थे, टोटल 6 जो है लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र थे, जिसमें से मान लीजिए 4 इसमें थे और 2 इसमें थे। तो ये आपका जो है दूसरा क्या बना है, नया राज्य बन गया है। और तो जो दूसरा नया राज्य बना है उसमें 1971 के अंतर्गत जो आपका भौगोलिक क्षेत्र आता था, जो कि लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र उसमें आते थे, वो अब इस राज्य को मिल जाएंगे। यानी कि ये अब जो पहले जो राज्य था ए राज्य, वो यह नहीं कह सकता था कि हमें क्योंकि 6 निर्वाचित क्षेत्र मिले थे तो हम 6 अब अपने राज्य में 6 सीट जो निर्वाचित क्षेत्र है अपने आप से जो है दोबारा डिवाइड कर देंगे। नहीं, जो भौगोलिक जो एरिया है यहाँ पर अगर आपके 2 निर्वाचित क्षेत्र आ रहे थे और ये आपका नया राज्य बना है, तो ये जो 2 निर्वाचित क्षेत्र थे लोकसभा के, ये आप इस राज्य को मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर 4 रह गए थे तो अब आपके पास कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? 4, और उस राज्य के पास 2 निर्वाचित क्षेत्र है जो वो चले गए। क्लियर? तो ऐसे इस तरह से जो डिसाइड होता है। वरना अगर आपसे पूछे कि अभी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि परिसीमन का जो आधार है वो अभी कौन सा साल है, तो वो है 1971। 26 जनवरी 1971 को विभिन्न राज्यों, विभिन्न संघ शासित प्रदेशों को जितनी लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र, जितनी लोकसभा सीटें मिल गई। आज तक वही जो है लोकसभा सीटें उस राज्य को मिली हुई हैं। अगर उस राज्य से निकलकर नए राज्य बने हैं, नए संघ शासित प्रदेश बने हैं, तो वो जितना भौगोलिक एरिया उन राज्यों में आएगा, उन नए राज्यों में आएगा, उतना ऑटोमेटिकली उनको दे दिया जाएगा। क्लियर? तो ये था पूरा टॉपिक कि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन कैसे होता है, डिलिमिटेशन ऑफ
लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया हो। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक ग्रुप्स पर, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।